नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश पाटीदार और आज से हम शुरू कर रहे हैं जो एमपीपीएससी प्री है उसकी एमसीक्यू सीरीज। जो ऐसे क्वेश्चन जो कुछ रेयर क्वेश्चंस है उनके कुछ एमसीक्यू या कुछ ऑब्जेक्टिव या हिंदी जो अपने बहुविकल्पी प्रश्न बोलेंगे उसके साथ उससे संबंधित कुछ जानकारी हम देखेंगे। छोटे छोटे वीडियो में हम ये सारी चीजें कलेक्ट करेंगे। चलिए आज की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि बन्नी घास कहाँ पाई जाती है। बन्नी घास कहाँ पाई जाती है? पहला ऑप्शन है हमारे पास अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है मध्य एशिया, या तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है? गुजरात, दमन दीव। इन चारों ऑप्शंस में हमको ये डिसाइड करना है कि जो बन्नी घास है, बन्नी, ये कहाँ पाई जाती है। तो न तो ये अमेरिका में पाई जाती है, न मध्य एशिया में पाई जाती है, न ही गुजरात में। गुजरात में ही पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? गुजरात में। तो ये विशेष ध्यान रखना है कि जो बन्नी घास है ये कहाँ पाई जाती है? गुजरात में पाई जाती है। कुछ घास जो वर्ल्ड लेवल पे क्वेश्चंस कभी कभी आ जाता है उससे संबंधित, तो वो सारी घास के और एरियाज को हम आगे ही याद कर लेंगे। सबसे पहले पूछता है उत्तरी अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका से रिलेटेड। तो नॉर्थ अमेरिका या उत्तरी अमेरिका जो है उससे रिलेटेड जो पूछेगा तो ये प्रेरीज की बात आती है। किसकी बात आती है यहाँ पे? प्रेरीज। यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा मेरे पीछे नॉर्थ अमेरिका के लिए प्रेरीज। तो मैं इसको थोड़ा सा ऑडियो इसको बंद कर देता हूँ, वीडियो डिवाइस को। अब यहाँ पे देखें कि ये जो नॉर्थ अमेरिका का वो है उसको प्रेरीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रेरीज। क्या कहा जाता है? प्रेरीज। ये यहाँ कौन से है? ये नॉर्थ अमेरिका, जिसमें यूएसए भी कह सकते हैं, कनाडा इस वाले एरिया में। अगर हम मेक्सिको की बात करें तो मेक्सिको में जो घास के मैदान है उसको लेंटाना कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंटाना। फिर हम चलते हैं वेनेजुएला में। तो वेनेजुएला में पाई जाने वाली घास को हम क्या कहते हैं? लानोस। क्या कहते हैं वेनेजुएला में पाई जाने वाली घास को? लानोस। वहीं अगर थोड़ा और नीचे चले तो ब्राजील की जो घास है उसको क्या कहते हैं? कंपास। ब्राजील की घास को के मैदान को हम क्या कहते हैं? कंपास। और अल्फा अल्फा और पंपास, ये दो चीज याद रखना है। क्या याद रखना है? अल्फा अल्फा और पंपास। इन चीजों को आपको नोट डाउन करते जाना है। अल्फा अल्फा और पंपास ये अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ये अर्जेंटीना में। क्या क्या पाया जाता है? कौन कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? तो अल्फा अल्फा और पंपास। अब तक क्या देख चुके हैं? प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका में, यूएसए और कनाडा, लेंटाना मैक्सिको में, लानोस वेनेजुएला में, कंपास ब्राजील में और पंपास और अल्फा अल्फा अर्जेंटीना में। फिर हम चलते हैं यहाँ डाउन्स। फिर क्या देख लेंगे? डाउन्स। डाउन्स कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। फिर श्रीलंका में हम देखते हैं, श्रीलंका या छोटा सा इंडिया के नीचे पटाना। पटाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? श्रीलंका में। फिर हम बात करेंगे बन्नी। बन्नी घास के मैदान अभी हमने देखी जो गुजरात का कच्छ वाला एरिया है, कच्छ, उसमें कौन सी घास पाई जाती है? बन्नी। अब सवाना। सवाना एक्चुअली जो भूमध्य सागरीय जो घास के मैदान है उन सभी को हम क्या कहते हैं? सवाना। लेकिन उसको ब्राजील में क्या कह दिया जाता है? कंपास, और अलग अलग नाम से रख दिया, बाकी सवाना ही कहते हैं भूमध्य सागरीय एरिया के घास के मैदान को। जब हम साउथ अफ्रीका में चलते हैं तो उसको यहाँ पाए जाना वेल्ड और पार्क लैंड। कौन कौन से? लैंड और पार्क, वेल्ड और पार्क लैंड। ये आपको नोट कर लेना है। ये पिछली बार भी एमपीपीएससी में इससे संबंधित क्वेश्चन आया था, तो इसको अच्छी तरीके से हमको क्या कर लेना है? नोट डाउन कर लेना है। फिर हम चलते हैं हंगरी, जो कि यूरोप में। वहां कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? पुछताछ। पुछताछ कहाँ पाए जाते हैं? हंगरी में। स्टेपीज कहाँ पाए जाते हैं? स्टेपीज जो है ये मध्य एशिया में। कहाँ पाए जाते हैं? मध्य एशिया में। स्टेपीज मध्य एशिया में। और इंडिया में अगर बात करें हम सोनमर्ग और गुलमर्ग की, तो कश्मीर घाटी में। सोनमर्ग गुलमर्ग कहाँ? कश्मीर घाटी में। एक बार और रिवाइज करेंगे। प्रेरीज कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका में, या यूएसए कह दे या कनाडा कह दे। फिर लेंटाना कहाँ पे है? तो लेंटाना ये कहाँ आ गया? मैक्सिको में। फिर लानोस की बात करें तो वेनेजुएला में। कंपास की बात करें, कंपास कहाँ पे? ब्राजील में। अल्फा अल्फा घास के मैदान की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पाया जाता है? अर्जेंटीना में। अल्फा अल्फा और पंपास। फिर साउथ अफ्रीका में चलते हैं तो वेल्ड और पार्कलैंड। वेल्ड और पार्कलैंड दक्षिण अफ्रीका। वेल्ड और पार्कलैंड दक्षिण अफ्रीका। और सवाना अफ्रीका। पुछताछ में क्या पाया जाता है? पुछताछ कहाँ पाए जाते हैं? हंगरी, यूरोप में। स्टेपीज घास के मैदान मध्य एशिया में। बन्नी कहाँ? गुजरात के कच्छ के एरिया में। कौन सा? बन्नी। पटाना कहाँ पाया जाता है? श्रीलंका में। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। सोनमर्ग गुलमर्ग कश्मीर घाटी में। इतना क्लियर हो चुका होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इतना सभी को क्लियर है?
ये कुछ क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति है। इसको आए दिन क्या कर लिया है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है इससे रिलेटेड कि इसको या लिथोफाइटा जो है कहां पर, कौन सी घास है या कौन सी वनस्पति जो कहां पाई जाती है। तो लिथोफाइटा जो है ये कहां पाई जाती है, लिथोफाइटा चट्टानों पर। लिथ जहां शब्द आ जाए उसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिथ का शब्द हो जाएगा चट्टानों पे। लिथोफाइटा मतलब कि चट्टानों पे उगने वाली वनस्पति को हम क्या कहते हैं, लिथोफाइटा कहते हैं। फिर बात करते हैं जीरोफाइटा। जीरो मतलब जहां कोई उगने के चांस ही नहीं है, जैसे बिल्कुल मरुस्थली डेजर्ट वाला पार्ट है, तो जीरोफाइटा या जीरोफाइटा कहां पाई जाती है, मरुस्थली वाले भाग में पाई जाती है। फिर हेलियोफाइटा, ये दो चीज हम अलग अलग याद रखना, हेलियोफाइटा और हेलोफाइटा। हेलियो मतलब क्या हो जाता है, सूर्य से रिलेटेड। तो हेलियो कहां पाया जाएगा, सूर्य के प्रकाश में। तो हेलियोफाइटा कहां पे, सूर्य के प्रकाश में। वहीं अगर हम बात करें हेलोफाइटा, तो हेलोफाइटा मतलब होता है लवणता। हेलो मतलब क्या होता है, लवणता से संबंधित है, नमक से संबंधित है, नमक मींस लवण से संबंधित है। तो यहाँ पे लवणता वाले एरिया में जो घास पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, हेलोफाइटा। और हेलियोफाइटा मतलब सूर्य प्रकाश में, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। जीरोफाइटा मरुस्थल में पाया जाता है। मीसोफाइटा, मीसो मतलब नम एरिया में जो पाई जाती वनस्पति हम उसको क्या कहते हैं, मीसोफाइटा, मेसोफाइटा, दोनों आर्द्र नम स्थान पर पाए। अब सियोफाइटा मतलब क्या, सियो हम कहां सोते हैं, कहां सोते हैं हम, छाव में। तो छाव में छायादार क्षेत्रों के नीचे क्या पाई जाती है, सियोफाइटा वनस्पति पाई जाती है। अब क्रिप्टोफाइटा हमेशा कहां, बर्फ पर। क्रिप्टोफाइटा कहां पाई जाती है, वनस्पति बर्फ पर उगने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं, क्रिप्टोफाइटा। एक शॉर्ट रिवीजन हम देख लेंगे कि लिथोफाइटा कहां पे पाई जाती है, लिथोफाइटा चट्टानों में उगने वाली है। फिर हम बात करते हैं जीरोफाइटा कहां पाई जाती है, तो ये मरुस्थलीय भाग में पाई जाती है। हेलियोफाइटा कहां पाई जाती है, तो सूर्य के प्रकाश में। मेसोफाइटा नम स्थान पर। सियोफाइटा छायादार क्षेत्रों में। क्रिप्टोफाइटा कहां पाई जाती है, तो बर्फ वाले क्षेत्र में। और हेलोफाइटा कहां, लवणता में। हेलियोफाइटा सूर्य के प्रकाश में। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। अब जो ऑपरेशन करंट अफेयर के क्वेश्चन है कि जो ऑपरेशन समुद्र मैत्री है, इस समुद्र मैत्री को याद रखना है, ये चलाया गया था कहां पे, इंडोनेशिया के लिए। इसके इंडोनेशिया में जब भूकंप आ रहा था तो वहां से प्रभावित लोगों को बचाने के लिए या उसको मदद पहुंचाने के लिए इंडिया ने एक ऑपरेशन मैत्री चलाया था। तो ऑपरेशन मैत्री किसने चलाया था, अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये भारत ने चलाया था। और किसके लिए चलाया था ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन समुद्र मैत्री, ये चलाया था इंडोनेशिया के लिए। इस चीज को अच्छे से याद रखना है। इसी के साथ एक और ऑपरेशन संजीवनी याद रखना है। ऑपरेशन संजीवनी जो मालदीव में चलाया गया था, कहां चलाया गया था ऑपरेशन संजीवनी, मालदीव में। मालदीव में क्यों चलाया गया था, वो आवश्यक दवाओं की पूर्ति करने के लिए हमने मालदीव में ऑपरेशन संजीवनी, याद रखना, संजीवनी मालदीव, समुद्र मैत्री इंडोनेशिया, समुद्र मैत्री इंडोनेशिया, और संजीवनी कहां पे, मालदीव में। हम दवाई पहुंचाते कि नहीं, संजीवनी बूटी लेने कौन गए थे, राम जी के भाई जो लक्ष्मण जी, उनके लिए संजीवनी बूटी लेने के लिए कौन गए थे, हनुमान जी। तो इसी तरीके से हमने भी दवाइयां पहुंचाई थी, तो उससे संबंधित ऑपरेशन संजीवनी हमने इसको नाम दिया है। तो मालदीव आवश्यक दवा। और मालदीव में कुछ और ऑपरेशन भी इंडिया ने किए थे, जैसे ऑपरेशन कैक्टस और ऑपरेशन मीर, ये भी किससे संबंधित है, मालदीव से संबंधित है, ऑपरेशन कैक्टस और ऑपरेशन मीर। वहीं हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि राज्य खाद्य संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और सदस्य का जो कार्यकाल है वो कितना होता है, इसकी बात कर रहे हैं हम। राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्य का जो कार्यकाल है कितना, ऑप्शन है हमारे पास 3 साल या 70 वर्ष जो भी पहले पूर्ण हो, या फिर 4 साल और 62 वर्ष जो भी पहले पूर्ण हो, 5 या 65 वर्ष, 6 या 50 वर्ष। तो सीधा सा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जब राज्य खाद्य संरक्षण आयोग की हम बात करेंगे तो 5 या 65 वर्ष, जो भी इन दोनों में से पहले पूरा हो जाएगा उसके बाद उसका सदस्य, या तो 5 साल उसका कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो उसको हटा देंगे, या फिर 65 वर्ष पूरा हो जाएगा, कार्यकाल उसको डिसाइड किया गया है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो राज्य खाद्य आयोग है उससे संबंधित कुछ चीजें देखते हैं कि इसका संरचना क्या है। तो राज्य खाद्य आयोग से संबंधित संरचना में क्या है, एक अध्यक्ष होगा, क्या होगा, एक अध्यक्ष होगा, प्लस 5 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे, 5 सदस्य होंगे, और एक सचिव होगा। तो सचिव को हम जनरली अलग से ही गिनते हैं, तो मेन क्या गिनना है हमको, एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और एक सचिव। अब इन सदस्यों में भी कुछ कंडीशन है कि ये 5 सदस्य कौन कौन होने चाहिए। ये जो 5 सदस्य है तो उसमें कम से कम 2 महिलाएं होनी चाहिए, या पूरे आयोग में कम से कम कितनी महिलाएं होनी चाहिए, 2 महिलाएं होनी चाहिए। और एक सदस्य एससी का होना चाहिए और एक सदस्य एसटी का होना चाहिए। क्या कंडीशन है कि संरचना कैसी इसकी, एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और एक सचिव,
अब उस एक अध्यक्ष और 5 सदस्य में मिला के 2 महिलाएं होनी चाहिए कम से कम, एक एससी का और एक एसटी का सदस्य होना चाहिए। अब त्यागपत्र और निलंबन की बात कौन करेगा? तो त्यागपत्र और निलंबन दोनों राज्य सरकार को के हाथ में ही। त्यागपत्र किसको देना है? राज्य सरकार को, निलंबन भी राज्य सरकार। अब ये कब आया अस्तित्व में? तो मध्य प्रदेश में 21 जुलाई 2017 को इसका गठन किया गया। किसका? राज्य खाद्य आयोग का। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष है वो राजकिशोर समाई है, और कहीं कहीं सैन लिखा मिला होता है। तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? राजकिशोर सैन। 2017 से आया, लगभग पहले वही है, अभी तक चल रहे हैं। अब इसका आपको अधिनियम याद करना है, अलग से कॉपी में लिख के रख लेना है कि जो राज्य खाद्य आयोग है वो पहली चीज ये पूछेगा कि संवैधानिक की संविधिक। तो ये एक अधिनियम के तहत, एक एक्ट के तहत आया। तो ये क्या है? संविधिक। संवैधानिक मतलब क्या? जिसका उल्लेख संविधान में किया गया, और संविधिक मतलब जिस किसी एक्ट से लाया गया। वैधानिक या संविधिक एक ही चीज है। तो ये कैसा है? वैधानिक या संविधिक। ठीक है, तो ये आयोग, अब इसका एक एक्ट होगा जिस एक्ट के तहत इसको लाया गया है, इसकी संरचना की गई। तो उस एक्ट को आपकी कॉपी में लिखना है। उसका नाम है राज्य खाद्य आयोग अधिनियम। कौन सा है वो आपको देख के लिखना है। 2013 है। चलो फिर आगे देखते हैं ग्रीन मफलर योजना। अब ये ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ग्रीन मफलर नाम से कैसा लग रहा है? ग्रीन मफलर, मफलर जैसे सर्दियों में हम लगाते हैं, ठंड में मफलर लगाते हैं, इससे संबंधित, या फिर किसी चलो पहला क्वेश्चन क्या है? ऑप्शन है हमारे पास, बांस से संबंधित है क्या? जी बिल्कुल नहीं। हरे रंग के मफलर से है क्या? हरा बांस हो सकता है, ग्रीन मफलर जो है वो हरा रंग का मफलर हो सकता है। जी बिल्कुल नहीं। पर्यावरण से रिलेटेड है क्या? जी बिल्कुल नहीं। तो फिर ये है किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से। किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण। मफलर का यूज एज ए साइलेंसर की तरह करना, मतलब कि जो ध्वनि प्रदूषण है उसको हम ग्रीन मफलर योजना के तहत हम क्या करेंगे? कम करने का प्रयास करेंगे। चलो इससे कुछ तथ्य और सामने आते हैं कि ग्रीन सिटी क्या होती है। तो मध्य प्रदेश के संबंध में या मध्य प्रदेश के रिगार्डिंग अगर हम देखें तो जो ग्रीन सिटी है ये मध्य प्रदेश की एक सिटी है जिसको हम सांची कहते हैं। मध्य प्रदेश के सांची शहर को हम ग्रीन सिटी कहते हैं। तो ये विशेष रूप से आपको याद रखना कि एमपी की ग्रीन सिटी कौन सी है? तो सांची शहर। फिर ग्रीन गोल्ड, ग्रीन गोल्ड किसको कहा जाता है? बांस को, है ना, ऐसा होता है। और एक हरा हरा कलर का होता है तो उसको ग्रीन गोल्ड हम क्या कहते हैं? बांस को कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीन गोल्ड। फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति, इससे एक और वर्ड आता है हमारे पास, हरित क्रांति। अब हरित क्रांति के विश्व में जो जन्मदाता है वो कौन है? नॉर्मन बोरलॉग है। और अपने एमपी में इंडिया में कौन है? तो स्वामी एसनाथन। ये क्या है? विश्व या दुनिया के स्तर पर। और ये क्या है? भारत में एमएस स्वामीनाथन क्या है? हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। और इसकी हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1966-1967 में इसकी शुरुआत हुई थी। फिर हम देखेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र का कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा होता है। क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछ लिया गया था ना, पीएससी इस टाइप से, सेम क्वेश्चन नहीं था पर पूछ लिया गया था इससे से रिगार्डिंग। तो यहाँ हम सारी चीजें क्लियर करेंगे कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसका पिरामिड, कितने पिरामिड होते पहले तो ये हमको पता होना चाहिए, और कौन सा सीधा होता है कौन सा उल्टा होता है ये भी हमें पता होना चाहिए। जनरली हम क्या पढ़ लेते हैं? ऊर्जा पिरामिड। ऊर्जा पिरामिड हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। ऊर्जा पिरामिड हमेशा क्या होता है? सीधा। तो किस पिरामिड की बात कर रहे हैं? सीधा कौन सा होता है? तो ऊर्जा पिरामिड। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऊर्जा पिरामिड। इसको अच्छे से याद रखिए। लेकिन जो संख्या पिरामिड है ये भी पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम का पार्ट है ना। और जीव भार पिरामिड है ये भी क्या है? इसका कहीं ना कहीं इसका पारिस्थितिकी तंत्र का पार्ट है। अब जो संख्या पिरामिड है, ये संख्या पिरामिड क्या हो सकता है? सीधा पिरामिड भी हो सकता है और उल्टा पिरामिड भी हो सकता है। जीव भार की बात करें तो ये भी सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी हो सकता है। एकमात्र ऊर्जा पिरामिड है जो हमेशा कैसा रहेगा? सीधा पिरामिड रहेगा। ठीक है, इस शेप को हम पिरामिड कहते हैं। यहाँ ऐसे ऐसे बटा रहता है। ठीक है, तो क्या याद रखना है कि संख्या पिरामिड उल्टा सीधा दोनों हो सकता है, जीव भार पिरामिड उल्टा सीधा दोनों हो सकता है, और ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा रहेगा। फिर हम बात करते हैं, कुछ तथ्य देख लेते हैं कि जो इकोसिस्टम है या पारिस्थितिकी तंत्र है, इस शब्द को सब किसने प्रतिपादित किया था? तो ये क्या था? अर्नेस्ट हैकल। ये नाम याद रखना है, जनरली किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अर्नेस्ट हैकल इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी जो तंत्र है, ठीक है, इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र शब्द को प्रतिपादित किसने किया था? तो अर्नेस्ट हैकल ने किया था। फिर बात करते हैं कि फोटोकॉपी मशीन से गैस निकलती है। अब फोटोकॉपी मशीन से कौन सी गैस निकलती है? ओजोन। O3 किसको बोलते हैं? ओजोन को। ये चीज याद रखना अच्छे से कि फोटोकॉपी की जो मशीन है उससे भी ओजोन गैस निकलती है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट या पद छाप, ये क्या चीज होती है? इकोलॉजिकल
फुटप्रिंट या पदछाप। तो ये किसी भी जीव को पृथ्वी पर रहने के लिए मिनिमम जितनी जगह की रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम जितनी भूमि की रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है, उसको हम क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट या पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं इसको। ठीक है, ये याद रखना है। विश्व का फेफड़ा किसको कहते हैं? लंग्स ऑफ, आए दिन इसमें आता रहता है टीवी में, न्यूज में हम देखते रहते हैं कि दुनिया का फेफड़ा किसको कहते हैं? अमेजन के जंगल्स को। या लंग्स ऑफ वर्ल्ड किसको कहते हैं? अमेजन के जो वर्षावन है उसको कहते हैं। और यहाँ पिछले कुछ समय में इसमें भयंकर आग लगी थी जिससे लाखों करोड़ों जीव जलकर नष्ट हो गए थे पेड़ पौधों के साथ में। तो याद रखना है कि विश्व का फेफड़ा कहाँ पे है? अमेजन के वर्षावन को कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यूनिट 6 से रिलेटेड, ये कि किस अनुच्छेद के तहत नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पे पूरा क्लियर कर लेना है हमको ताकि आगे कभी कंफ्यूजन नहीं रहे। तो जो आर्टिकल ए ऑप्शन है हमारे पास, आर्टिकल कौन सा 371 या बी ऑप्शन है आर्टिकल 371 का ए या 371 का बी या 371 का सी। तो नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा या राज्य से संबंधित विशेष प्रावधान का जो उपबंध है, जो उल्लेख है, वो कहां मिलता है हमको? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 371 का ए। तो फिर 371 किससे संबंधित है? तो जो 371 है ये है महाराष्ट्र और गुजरात से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये महाराष्ट्र प्लस गुजरात से संबंधित है। कौन सा? कि इनको विशेष राज्य का दर्जा 371 के तहत दिया गया है। अब 371 ए किससे रिलेटेड हो गया? ये नागालैंड से रिलेटेड हो गया। फिर हम बात करते हैं 371 का जो बी है वो किससे संबंधित है? तो ये असम से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये असम से संबंधित है। तो 371 सी किससे संबंधित होगा? तो महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, और उसके बाद जो आता है सी 371 का सी, ये मणिपुर राज्य से संबंधित है। इसको अच्छे से नोट करना है, अच्छे से याद भी कर लेना है। इसके सारे 371 ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे तक जो सारे उपबंध जाते हैं वो सारे हम यहाँ चर्चा कर लेंगे। देखिए जो आर्टिकल हमारे पास है कौन सा? 371। अब ये 371 किससे संबंधित है? महाराष्ट्र और गुजरात से। किससे संबंधित है? महाराष्ट्र और गुजरात से। यहाँ देखिए 371 का जो ए है ये नागालैंड से रिलेटेड है। 371 का बी है ये असम से संबंधित है। 371 सी मणिपुर से। डी और ई ये दोनों आंध्र प्रदेश से संबंध रखते हैं। अब डी जो है विशेष राज्य का उपबंध किसमें किया गया? डी के तहत। और इस आंध्र प्रदेश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी या केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए ऐसा प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद या आर्टिकल 371 के ई में। ई से क्या याद रखना? एजुकेशन। एजुकेशन मतलब क्या? केंद्रीय विश्वविद्यालय यहाँ पे बनाना है। एफ संबंध है एफ का किससे? सिक्किम से। एफ का संबंध किससे है? सिक्किम से। जी का संबंध मिजोरम से। जी ये याद रखना है, जी से मिजोरम से। एच से अरुणाचल प्रदेश का। आई से गोवा। और जे का किससे संबंध है? ये कर्नाटक से, है ना। ठीक है, इसकी जो भी ट्रिक हो आप बना के इसको हम याद कर सकते हैं। जैसे जिससे हमको क्या रहे कि 371 से लेके 371 आई जे तक पूरा इसको हम कंटेस्ट कर ले, क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन मिलता रहता है। तो ये नोट करके इसका बार बार रिवीजन करके या कोई भी ट्रिक बना के इसको अच्छे से हमको क्या कर लेना है? याद कर लेना है। फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे कि जो छाहूर है, छाहूर थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, ये एमपी का क्वेश्चन है यूनिट नंबर 1 से संबंधित, कि जो छाहूर है ये कहाँ का लोक नाट्य है? छाहूर कहाँ का लोक नाट्य है? तो छाहूर जो है मालवा का है, निमाड़ का है, बघेलखंड का है, बुंदेलखंड का। तो जो हमारा एमपी का ये वाला पोर्शन है, ये जो हमारा भिंड मुरैना वाला एरिया आ जाता है, और ये कौन सा पार्ट हो जाता है? ये जो है ये बघेलखंड पार्ट है। कौन सा पार्ट है हमारे पास? बघेलखंड। इस बघेलखंड से संबंधित कौन सा है? छाहूर। छाहूर कहां से संबंधित है? बघेलखंड से। तो फिर मालवा में कौन सा है? निमाड़ में कौन सा है? बुंदेलखंड में कौन सा? ये भी हमको पता होना चाहिए। तो इन सभी का लेके हमको नोट कर लेना है। जैसे निमाड़ में क्या है? गम्मत हो गया। बुंदेलखंड में क्या हो गया? खमसांग, राईसांग, जो भी है ये चीजें अपने को कर लेनी है। छाहूर किससे संबंधित है? छाहूर बघेलखंड से संबंधित है। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि चिमाता जो कृषि पद्धति है ये किससे संबंधित है? चिमाता कृषि पद्धति कौन से जनजाति से संबंधित है? तो ये भील जनजाति से संबंधित है।
सीमाता कृषि पद्धति किससे संबंधित है? भील जनजाति से। भील जनजाति के लिए और क्या फेमस चीज है? इनका एक बहुत ही शानदार जो रहता है, बहुरिया उत्सव मनाते हैं। बहुरिया उत्सव किससे संबंधित है? भीलों से ही, और खासकर अलीराजपुर, झाबुआ, धार इस एरिया में ये मनाया जाता है। इसके 3 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट में इसको गुलालिया कहते हैं, फिर गोल गधेड़ो और फिर उजाड़िया कहते हैं। पहले में क्या करते हैं कि इनमें विवाह और प्रणय उत्सव भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये बहुरिया किससे संबंधित है? भील जनजाति से संबंधित है। आज के लिए इतना ही पर्याप्त, और अब मिलेंगे हम अगले सीरीज के इस अगले लेक्चर में। उम्मीद करता हूँ कि चीजें आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और इसको आप देखते रहिए। सहज रूप से आपका रिवीजन भी होता रहेगा, और ये छोटे छोटे वीडियो में कोशिश करूंगा कि रोज लेके आता रहूं। धन्यवाद।